पढ़ाई बोझ नहीं, एक हथियार है। जो समझ गया वही होशियार है। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ 2025-26 का मॉडल पेपर, जिसका विषय कोड है 928। इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, जिसमें 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ जो 20 अंक का होगा, उसमें 20 प्रश्न होगा और ये प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। दूसरा खंड है खंड बा, जो 50 अंक का है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखाना होता है। बाकी आगे आप कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अपने खंड आ पे आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहाभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका HCF 1 होता है, मतलब 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए चेक करते हैं, इसमें लिखा है 14 और 35, इसमें 7 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं, लिखा है 18 और 25, इसमें 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में देखो क्या लिखा है, ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो ए और बी का मान होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू -3 दे रखा है। b इज इक्वल टू ए प्लस 1 है और a इज इक्वल टू 1 है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 है प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू a प्लस 1 है और a इज इक्वल टू 1 है। चलिए देखते हैं, 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1, तो -1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, मतलब a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0। एक फार्मूला आप लोगों ने और पढ़ रखा होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू यहाँ पर b दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर c की वैल्यू b है और a की वैल्यू कितनी है, 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इक्वल 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, -3, बीटा इज इक्वल टू कितना है, -3, c इज इक्वल टू b है 8, यहाँ हो जाएगा -6 इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -6। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में क्या दिया है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। चलिए देखते हैं, लिखा है n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो n क्या हो सकता है। सबसे पहले n के स्थान पर हम सम संख्या रखते हैं। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या है। तो n के स्थान पर पहले हम 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। क्या 3 8 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे सर नहीं, इसलिए सम संख्या वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए यहाँ विषम संख्या रख के देखते हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। चलिए n के स्थान पे हम 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। क्या 0 8 से विभाज्य है, कहेंगे सर बिल्कुल
क्योंकि 0 तो किसी भी संख्या से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर विषम संख्या रखने पर 0 आ गया, विषम संख्या रखने पर यह 8 से विभाज्य है, इसलिए हमारा विषम संख्या वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कहीं ये रेशियो मिल जाए तो इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। चलिए अपना ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था कोई हल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं अगर कोई हल नहीं होगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए लिखा है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परमेय संख्या है जिसे मान लो हमारे पास 2 है और एक अपरमेय संख्या है, मतलब हम √3 ले लेते हैं, तो इसका गुणनफल देखेंगे आएगा 2√3। ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, मतलब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरमेय संख्या होता है। हम आपको बता दें अगर एक परमेय संख्या में आप चाहे कुछ जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें, सदैव एक अपरमेय संख्या आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विविच्कर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इसके दो मूल बराबर होते हैं, दो मूल बराबर। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो इसके अवास्तविक मूल होते हैं, अवास्तविक मूल। अवास्तविक मूल। चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो ये ऑप्शन तो सही है, आप देख सकते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिखा है समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो दो मूल बराबर होते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इसके अवास्तविक मूल आते हैं, मतलब वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। लिखा है समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विघात जो बहुपद होते हैं या द्विघात जो समीकरण होते हैं उनके दो के अतिरिक्त कोई भी मूल नहीं हो सकते। दो से अधिक मूल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्विघात बहुपद के केवल दो ही मूल होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए, मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में क्या लिखा है, 1, 2 और 3, ये सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी -5 0, 5/2 डॉट 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 का 11वां पद है। इसका 11वां पद हमें निकालना है। 11वां पद क्या हो सकता है? तो इसमें देखेंगे प्रथम पद दे रखा है -5, और यहाँ पर हम डी फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल टू कितना होगा, a2 माइनस a1 होता है। देखेंगे a2 मतलब दूसरा पद कितना दे रखा है, -5/2, माइनस a1 लिखेंगे। तो a1 कितना है, -5। सॉल्व करेंगे, -5/2 प्लस 5, देखते हैं कितना आ जाएगा, -5 प्लस 10/2, मतलब कितना आएगा, 5/2। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू आ चुका है 5/2। 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब n इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, 11। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा पद ज्ञात करने वाला। तो a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -5 है, प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ चुकी है कितनी, तो यहाँ पर d की वैल्यू है 5/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 प्लस 10 इंटू 5/2, तो यहाँ क्या आएगा, 5 -5 और 5 या 25, मतलब क्या आया, 20। तो a11 इज इक्वल टू कितना आ गया है, 20। देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे 20 लिखा है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, लिखा है बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। पहला ऑप्शन है आपका देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा ऑप्शन लिखा है समबाहु त्रिभुज। और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। चलिए देखते हैं, a इज इक्वल टू मान लेते हैं -4,0, b इज इक्वल टू कितना है, b के निर्देशांक तो लिखा है 4,0 और c को मान लेते हैं 0,3। आप लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ रखा होगा, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी देखेंगे क्या होगा, x2 माइनस x1 है, अगर इसको x2 माने तो x2 माइनस x1। तो देखते हैं 4 माइनस
और x1 की वैल्यू कितनी है -4, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 और y1 भी वहां पर 0 है, देख सकते हैं। तो कितना होगा देखते हैं, 4 माइनस 4 का सॉरी देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर भी क्या होगा 0 होगा। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 8। तो यहाँ पर AB बराबर कितना आ चुका है 8। चलिए BC फाइंड करते हैं। तो BC में देखेंगे, BC में इसको x1 और इसको x2 मानेंगे। तो x2 कितना है 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये है अपना y2 और ये है y1, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 से 0 घटाएंगे मतलब 3 रहेगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आया कितना 25, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया 5। BC की वैल्यू आ चुकी है 5। चलिए चेक कर लेते हैं AC, कहाँ चेक करें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं AC इज इक्वल टू, तो देखते हैं इसको x1 और इसको x2 मान लेते हैं। तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस देखते हैं 0 माइनस 0 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू कितनी है, एक मिनट गलती, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -4 और y2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया -4 और उसमें से क्या घटाया 0, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं y2 कितना है 0 और y1 कितना है 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, तो -4 का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा कितना प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा देखो, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 25 मतलब 5। तो AC की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 5। आप ध्यान से अगर देखें तो AC की वैल्यू 5 है और यहाँ पर BC की वैल्यू भी कितनी है 5। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसका है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका था आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यह कथन हेल्थ का है। हेल्थ की प्रमेय आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। तो ये किसने दिया था हेल्थ ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं कि कोण APB, ये है कोण APB बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री है। तो कोण OAB ये वाला कोण बराबर है, मतलब इसका मान हमसे पूछा है। चलिए आइए देखते हैं, फिगर में देखेंगे लिखा है ये है स्पर्श रेखा PA और ये है स्पर्श रेखा PB, ये इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है।
आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ रखा होगा कि एक स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये कोण होगा 90 डिग्री, और यहां पर उसी प्रकार यहां पर उसी प्रकार से ये पीबी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या इस पर लंब होगी, तो ये भी कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। इस कोण को हम x मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि चतुर्भुज चतुर्भुज पी ए ओ बी में चतुर्भुज पी ए ओ बी में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 50 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 360। यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे 90 90 180 और उसमें 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 230 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 230। तो यहाँ पर बचेगा कितना 0 3 और 1, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 130 डिग्री। यहाँ पर जो x आ चुका है वो है 130 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे पूछा है ओ ए बी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है। देखिएगा अगर इस कोण को हम y मान लें तो ये भी कोण कितना होगा y होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब अगर ये y है तो ये भी y है, और इसको आप 130 फाइंड कर चुके हैं। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब y प्लस 130 इज इक्वल टू 180। देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 130 बराबर 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 बचेगा कितना 50। तो 2y इज इक्वल टू 50 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2 मतलब 25। मतलब y हमारा 25 आ चुका है। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना था ओ ए बी, यही वाला कोण ज्ञात करना था। तो ये कोण कितना दे रखा है y दे रखा है और y की वैल्यू 25 आ चुकी है, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओ ए बी बराबर कितना आ गया 25। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या दे रखा है, तो यहाँ आप 30 डिग्री कर लीजिए। तो लिखा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3, एक मिनट, देखिए 2/√3 अपॉन, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। तो यहाँ पर देखेंगे 2/√3 अपॉन 2/3। चलिए देखते हैं इसको।
यहाँ पर कर देते हैं 2/√3 इंटू हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट हो गया। 1 मिनट, कहीं कोई गलती है क्या? 3√3 से ये आएगा √3। 2/√3, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 2/√3 और 3 माइनस 1/3 तो कितना बचेगा? 2/3। ये 3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ चुका है √3। √3 आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि tan 60 बराबर होता है √3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में लिखा है tan 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में क्या दे रखा है देखते हैं। ये हमारा है प्रश्न संख्या 12। इसमें देखो क्या दे रखा है। त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मान लो हमारे पास एक वृत्त है और इसकी ये दो त्रिज्याएं हैं और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 इंटू πr² होता है। ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, θ/180 πr²। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें, चेक करते हैं। इसमें लिखा है θ/180 इंटू 2πr। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। θ/90 इंटू πr। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है θ/720। इसको काटेंगे तो आएगा 360। तो θ/360 इंटू πr²। ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में क्या दे रखा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या लिखा है। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। गिल्ली देखते हैं कैसे होती है। ये है हमारे पास गिल्ली। देखते हैं ये होता है कुछ इस टाइप की होती है हमारी गिल्ली। तो इसमें देखेंगे ये शंकु के आकार का और ये शंकु के आकार का और बीच में क्या है? बेलन। तो इसका मतलब 2 शंख और 1 बेलन। ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे 14। क्या लिखा है। लिखा है नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, इसको मैच करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sec 45 की वैल्यू हो जाएगी आपका √2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 3 किसमें दे रखा है? केवल ऑप्शन सी में दे रखा है ए का 3। इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में क्या दे रखा है। लिखा है किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। हमारे पास एक खंभा है और ये उसकी छाया बन रही है और ये है उन्नयन कोण। हमसे क्या बोला है कि किसी समय पर खंभे की छाया खंभे की √3 गुनी है। अगर हम मान लेते हैं कि ये है खंभे की लंबाई x, तो उसकी जो छाया बनेगी वो बनेगी उसकी √3 गुनी, मतलब √3x। हमसे इस कोण की वैल्यू पूछा है, यही होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में हम tan थीटा बराबर लगाते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार √3x। x से x कट हो जाएगी तो 1/√3 आएगा। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी,
tan 30 तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ चुका है 30 डिग्री। मतलब हमारा जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 16 में क्या दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस क्वाट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस क्वाट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा cos थीटा। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा cos थीटा का प्लस साइन थीटा और प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। चलिए यहाँ देखते हैं हमने यहाँ पर किया क्या कि साइन थीटा को हमने आगे कर दिया है और cos थीटा को पीछे कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ देखेंगे अभी। ये साइन थीटा और cos थीटा को अगर एक ब्रैकेट में रख दिया जाए और यहाँ पर भी साइन थीटा और cos थीटा को एक ब्रैकेट में रख दिया जाए तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको इस पूरे को a माने और इस पूरे को अगर हम b माने इसी प्रकार से यहाँ भी a हो जाएगा और ये b। तो यहाँ पर क्या दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस b के स्थान पे क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और ये हो जाएगा -1 पूरे के बटे में क्या आ जाएगा तो यहाँ देखेंगे यहाँ cos थीटा है यहाँ sin थीटा है मल्टीप्लाई इसका होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए 1 से 1 कट हो जाएगा बचेगा क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा से sin थीटा इंटू cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना 2। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 2 तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा
2 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। इसमें क्या दे रखा है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी में दे रखा है -1.5। किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती। जो प्रायिकता हमारी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना की, वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं होती, मतलब माइनस नहीं होती। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है, प्रायिकता कभी भी माइनस नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में क्या दे रखा है? संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता कब निकालते हैं? जब हम माध्य ज्ञात करते हैं, तब हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। माध्य बोल लो या माध्यिका बोल लो, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में क्या दे रखा है? लिखा है आंकड़ों 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। तो बहुलक किसको कहते हैं? जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आती हैं वही बहुलक होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 7 कितनी बार आया है? 7 3 बार आया है, बाकी कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई है। इसलिए हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 7। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या दे रखा है? यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका होगी। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, बहुलक बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका या 3 माध्य, कुछ भी बोलो, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक कितना दे रखा है? तो बहुलक है, देखते हैं 13। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू 13 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है, तो गुणे में 16 हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं तो 3 माध्यिका 3 माध्यिका माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32, और यहाँ पर कितना दे रखा है? 13। 3 माध्यिका 3 माध्यिका, इस 32 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 32 हो जाएगा, तो 13 प्लस 32 कितना होगा? 45 इज इक्वल टू 3 माध्यिका। 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब माध्यिका की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15। माध्यिका की वैल्यू आ चुकी है 15। तो देखते हैं 15 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय के जितने भी प्रश्न थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। हम अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम खंड बा को सॉल्व करेंगे। खंडा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।